हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज के युग में खुशी सबसे ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि सभी लोग क्या है, खुश रहें। सबसे पहला पॉइंट कि आपको खुश रहना है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो टॉपिक का नाम है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को क्या कहते हैं? चुनाव आयोग भी कहते हैं। चुनाव आयोग भी कहते हैं। चुनाव आयोग। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में 2022 में चुनाव होने वाला है, हमारे उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ हर चीज़ें आप लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इस पे जो निर्वाचन आयोग है, कभी कभी पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का इस समय क्या प्रासंगिकता है, इसका क्या इस समय महत्व है। इस महत्व के बारे में पूछा जाता है परीक्षा में। तो दोस्तों, हमको ये ध्यान रखना है कि जो निर्वाचन आयोग है एक स्वतंत्र निकाय है और भारत के लिए एक अखिल भारतीय संस्थान भी है। मतलब कि ये राज्य का और केंद्र दोनों जगह का जो चुनाव होता है उसको ये पूरी जो किसके देख रेख में होती है, तो ये चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के निर्देश में ही होता है। दोस्तों, जब हमारे देश में चुनाव होने वाला होता है तो सारी शक्तियां क्या हो जाती है, निर्वाचन आयोग के पास सिमट कर रह जाती है। उस समय 6 महीने तक ये आचार संहिता के माध्यम से चुनाव के 6 महीने या कुछ महीने, मतलब 6 महीना ही होता है, तो लगा देती है कि उस समय तक आप क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी नई काम नहीं होगी, क्योंकि नया काम करने के लिए ये पूरी तरीके से क्या करता है, उसको बंद करा देता है कि कोई धांधली न हो पाए। जैसे पैसे का ट्रांसफर हर चीज करना, ये नहीं कि विधायक को कोई फंड दे दिया जाए और इसके बाद वो कुछ चुनाव में क्या करे, घाल मटेल कर दे या कुछ घूस देकर लोगों से वोट खरीद ले। तो ये सब जो देख रेख, पूरी जो निगरानी होती है, वो कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग का यही सब काम है। तो दोस्तों, हम जानते हैं आज चुनाव आयोग की क्या संरचना है। पहले तो हम संरचना के बारे में जानते हैं। संरचना, आप पॉइंट को नोट कर लेंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग है उसका जो जिक्र किया गया है वो 324 अनुच्छेद में किया गया है। ये बार बार पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का जिक्र किसमें किया गया है या निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 324। इसके बाद दोस्तों, हम संरचना पे आते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग पहले एकल सदस्य था, मतलब चुनाव आयोग में केवल एक सदस्य होता था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है। इस समय चुनाव आयोग में टोटल कितने सदस्य हो गए हैं, तो 3 सदस्य हैं। ये नोट कर लेंगे, चुनाव आयोग में टोटल 3 सदस्य हैं। सदस्य में क्या होते हैं? एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य होते हैं। लेकिन जब शुरुआत हुआ था 1950 में, 1950 से और 1989 तक कितने थे? एक ही था, एक ही सदस्य होता था। लेकिन अक्टूबर 1989 के बाद क्या हो गए, 16 अक्टूबर था डेट,
तो 16 अक्टूबर एक डेट याद कर लेंगे। इसको क्या बना दिया गया, 3 सदस्य, मतलब कि 2 नए सदस्य जोड़ दिए गए, 2 नए सदस्य जोड़ दिए गए। पहले क्या था, एक थे, बस एक ही थे, लेकिन बाद में ये जब चुनाव, पहले आप जानते हैं कि 18 वर्ष, पहले क्या होता था, 21 वर्ष होता था। जो चुनाव देने की जो उम्र होती थी, आयु सीमा जो होती थी, जो एज होता था, वो क्या होता था, 21 वर्ष होता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। जैसे ही ये 18 वर्ष किया गया तो क्या हुआ, कार्यभार में क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई। अब ज्यादा लोग चाहिए भाई इस काम को मैनेज करने के लिए। तब उस समय ये मांग बढ़ी कि क्यों ना इस पद में और सदस्यों को जोड़ दिया जाए। इस जो मतलब ये कमीशन है, कमीशन में क्यों ना और सदस्यों को जोड़ दिया जाए, जो एक निर्वाचन आयुक्त है उसका क्या कर सके, भार को कम कर सके और उसको हेल्प दे सके, मतलब सहायता कर सके। तो इसलिए जब 21 वर्ष था तो कम लोग वोट देते थे, लेकिन जब 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष, अब भी 18 वर्ष ही है, तो इसका क्या हो गया, भार बढ़ा। तो इन्होंने क्या कर दिया, सदस्यों को और बढ़ा दिया गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे 1990 में दोबारा क्या किए कि इन्होंने ये जो 2 पद नए बने थे, इन दोनों पदों को समाप्त कर दिया गया। दोनों पद क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। दोनों पद समाप्त कर दिए गए। कब समाप्त किए गए, 1990 में। 1990 में समाप्त किए गए। अब देखिए आगे क्या होता है, पुनः 1993 में ये दोनों पद पुनः स्थापित कर दिए गए, मतलब दोनों आ गए, 2 नियुक्त हो गए, नियुक्त हो गए। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो देखिए हम पहले लिख देते हैं तो अच्छा रहता है, इससे क्या होता है कि हम आपको अच्छे से बता पाते हैं। आज क्या किए कि हम पहले न लिखकर हम सोचे कि पूरा बता देंगे आप लोगों को इसी तरह, तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा गलती हो गई। हमको क्या करना चाहिए, पहले अच्छे से लिख लेना चाहिए, फिर इसके बाद हम आपको कुछ चीज़ें बता देते, उसमें कुछ छूटता नहीं। इसमें क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो दिमाग में नहीं आएगी और हम वीडियो में मतलब छोड़ देंगे, बहुत सी चीज़ें छूटेंगी। तो इसलिए आप लोग हमको सॉरी, अगर छूट जाए तो अपने से आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो है 21 से 18 वर्ष कब किया गया था, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1989 में हुआ था, 1989 में, 88 में शायद वो हुआ था, 88 में इसको किया गया था, लेकिन जो लागू हुआ 1989 से। तो ये ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो वोट देने का अधिकार था 21 वर्ष से घटाकर कब 18 वर्ष किया गया, किस संशोधन के दौरान किया गया, तो आप कहेंगे 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989, ये आपको ध्यान रखना है, 1989। दोस्तों हम बात करते हैं संरचना में। तो संरचना में ये हो गया कि संरचना क्या है, 3 सदस्यीय है, 3 सदस्यीय है। इसमें कितने सदस्य हो गए, 3 सदस्यीय, क्योंकि वर्तमान में यही है, 3 सदस्य ही हैं, वर्तमान में 3 सदस्य हैं। तो अब हमको यहाँ से संरचना मिल गया कि संरचनाएं कितनी है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य। अब 1950 में ये क्या किया गया, 1950 से 1989 तक कितने थे, 1 थे। क्वेश्चन पूछा जाता है 1950 से 1920 के बीच निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य थे, तो वहाँ तो 1 है। फिर इसके बाद 16 अक्टूबर 1989 में 3 किए गए। और क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि कब जो 2 नए सदस्य बने थे उनको
हटा दिया गया। तो 1990 में हटाया गया, 1993 में पुनः उनको जोड़ दिया गया, जो वर्तमान में स्थिति है। तो इनकी अब ये तो संरचना हो गई। इनके कार्य का, इनके जो नियुक्ति होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। इनकी नियुक्तियां कौन करता है? नियुक्तियां तो नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये याद रखेंगे। राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी नियुक्ति करेगा, और इसके बाद ये जो 2 अन्य सदस्य हैं इनका भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। और राष्ट्रपति क्या करेगा? इन जो निर्वाचन आयोग है इसी के सलाह पे जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त जो प्रादेशिक होते हैं, मतलब हर प्रदेश में अलग अलग होते हैं, तो उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रहे। और इनके बाद ये भी है कि ये जो राष्ट्रपति है ये इनको पद से हटा नहीं सकता। ये नहीं है कि ये प्रसाद प्रयत्न है, ऐसी बात नहीं है। नियुक्ति कर सकता है लेकिन प्रसाद प्रयत्न नहीं है कि जैसे राज्यपाल को जब चाहे हटा दे, ऐसी बात नहीं है। इनको हटाने के लिए क्या है? जो नियुक्ति होगी वो तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन हटाएगा तो महाभियोग द्वारा, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है या अन्य न्यायाधीशों को जैसे सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं उनको हटाया जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रख लेंगे। आगे आता है क्वेश्चन, तो नियुक्तियों में हो गया ये। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, नियुक्ति तो हो गई भाई, कार्यकाल कितना होगा? जो कार्यकाल है वो कितना होगा? दोस्तों बहुत खराब वीडियो बन रहा है क्योंकि राइटिंग पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो ये है, तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनके कार्यकाल में ये बात नहीं है कि आप 5 वर्ष में हटाए जाएंगे। इनके कार्यकाल 6 वर्ष में पूरे होंगे या 65 वर्ष में, जैसे जो पहले हो जाए। अगर 6 वर्ष पहले हो गया, जैसे आज मान लीजिए 2021 में हमारा क्या हुआ, 2021 में हमारा नियुक्ति होती है, तो 6 वर्ष जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा 2027 में क्या हो जाएगा, हमको हटना पड़ेगा। अगर ये मान लीजिए ये 6 वर्ष पूरा हुआ पहले, तब मान लीजिए हमारा 65 वर्ष क्या हो रहा है, 2025 में ही पूरा हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2025 में ही हट जाना पड़ेगा अपने पद से। और इनको पद से हटाया कैसे जा सकता है? महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा इनको पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग किस शर्त पे लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाने का शर्त है कि उनका जो है कदाचार, अगर उनके व्यवहारों में कदाचार मतलब पाया जाता है, जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को के लिए जो प्रासंगिक है, मतलब अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद जो 124 है, इसके तहत क्या है, वो जो न्यायाधीश होते हैं उन पे क्या है, महाभियोग लगाया जाता है। उसी प्रकार इन पे भी क्या है, एक प्रकार से महाभियोग ही लगाया जाएगा। उन्हीं के प्रक्रिया द्वारा इनको क्या है, हटाने का प्रावधान है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि इनको जो है संसद जो होती है, संसद के दोनों सदनों से कुल मिलाकर 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत के आधार पे ही हटाया जा सकता है। इस तरह नहीं कि इसी तरह हटा दिया जाए, नहीं, कम से कम इनका क्या होना चाहिए, 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए हटाने के लिए, तभी पारित होगा, तभी हटाया जाएगा, अन्यथा इनको नहीं हटाया जा सकता है। और इनके जो वेतन है, वेतन, कार्यकाल तो हो गया, वेतन और भत्ते जो भी दिए जाएंगे वो वेतन भत्ते इनको क्या है, हमारे जो इस समय तो 4.5 लाख हो गया है ना, ये तो राष्ट्रपति का है 5 लाख, 4.5 लाख उपराष्ट्रपति का। तो इनके वेतन जो है, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2.5 लाख है लमसम में, तो 2.5 लाख के लपेट इनको वेतन मिलेगा और जो अन्य सुविधाएं हैं वो मिलेगी।
जो भी उनको मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं उनको मिलेगा, उन्हीं को ये मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों ये 90 नंबर पे आते हैं 90A, जो हमारे न्यायाधीश है, और 90 नंबर पे सदस्य पे आते हैं। जैसे पहले पद पे पद की जो क्रमांक है, पद के क्रमांक में राष्ट्रपति क्या होता है, पहले नंबर पे राष्ट्रपति, पहले नंबर पे राष्ट्रपति होता है, और दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे जो आपके प्रधानमंत्री, ऐसे कर कर फिर राज्यपाल जो आते हैं, और क्रम हमको याद नहीं है तो उस क्रम पे। लेकिन ये क्या है, 90 पे आता है वो 9 नंबर पे जो मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन 9A पे क्या आते हैं, ये हमारे निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं वो आते हैं। और इनको पूछा जाता है कि इनका समकक्ष किसके बराबर है। तो जब पूछा जाएगा कि समकक्ष किसके बराबर है तो हम बता देंगे कि हाँ ये मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं या न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके समकक्ष है। ऑप्शन में ये देगा। तो इतना चीजें हमको क्या करनी है, बहुत ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। तब दोस्तों हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों पे, जो इसकी शक्तियां हैं और कार्य क्या हैं उन पे बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके कार्य और शक्तियों को अगर बांटा जाए तो 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। कुछ समय तो ये प्रशासनिक भी होते हैं और सलाहकारी का भी काम करते हैं और न्यायिक भी होते हैं। मतलब कहीं कहीं प्रशासक के तौर पे देखे जा रहे हैं और कहीं कहीं बस सलाह देते हैं और कहीं कहीं ये क्या करते हैं, न्याय का भी काम करते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का भी काम करते हैं। और ये जब करेंगे कब, जब चुनाव का समय होगा तब। पहले हम आते हैं तो इसके हम प्रशासनिक चीजों पे देख लेते हैं। जैसे प्रशासनिक के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा, ये भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। पूछा जाता है कि भारत के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग का काम है कि उनका क्या है, भू क्षेत्रों का क्या करे, भू क्षेत्रों का क्या करे, निर्धारण करे कि किस क्षेत्र में कहाँ से कौन सा मतलब ब्लॉक किधर का होगा, कौन सा क्षेत्र किस एरिया में आएगा, कहाँ पे 1 लोकसभा होगा, कहाँ पे 2 होगा। ऐसे जो होता है संसद का जो क्षेत्र होता है उसका ये क्या करता है, निर्धारण करता है। कई कई जिलों में देखेंगे तो 1 संसद होते हैं और कुछ जिलों में देखेंगे तो 2 होते हैं। अब मान लीजिए कोई जो विधायक होते हैं, विधायक का क्षेत्र कितना होगा, कितने क्षेत्र होंगे, एक जिले में कितने विधायक होंगे, तो वो सब चीजें क्या है, ये निर्वाचन आयोग ही निर्धारित करता है, भू क्षेत्रों का निर्धारण। फिर इसके बाद क्या आता है, समय सारणी। समय सारणी होगा, कब चुनाव होगा, कैसे होगा, उसका निर्वाचन तिथि, जो निर्वाचन की तिथि होगी वो। और फिर क्या है, नामांकन पत्रों का परीक्षण। जो नामांकन पत्र, जैसे जब हम चुनाव लड़ते हैं, मतलब चुनाव के लिए जब हम नामांकन भरने जाते हैं तो उस पत्रों का जो भी निर्धारण परीक्षण करना होता है और कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है। आगे समय समय पे क्या करता है, जो हमारा नाम होता है, वोटर लिस्ट में नाम आता है, उन नामों का क्या करता है, परीक्षण भी करता है कि नाम में कोई मतलब कौन से नाम को जोड़ना है, कौन सा हटाना है। कुछ लोग मर जाते हैं और इसके बाद उनके नामों को भी हटाना होता है, और कुछ नए ऐड होते हैं जो 18 वर्ष कर लिए, उनको भी जोड़ना होता है। तो ये जो है नियमावली जो होता है निर्वाचकों का, वो तैयार करने का कार्य करता है। और योग्य कौन है उनका भी पंजीकरण कराना, मतदाता जो होते हैं उनका भी क्या करता है, पंजीकरण कराना, उनको जोड़ना, ये सब काम किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये सब प्रशासनिक में है। दलों को मान्यता, आप सभी जानते हैं मान्यता कौन देता है, यही देता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। निर्वाचन चिन्ह प्रदान करना, जो भी दल है उनको मान्यता देगा और उनको चिन्ह भी देगा, यही देता है निर्वाचन आयोग। इसके कार्य और शक्तियों में आ जाएगा। दलों को मान्यता प्राप्त करना, दलों को जैसे मान्यता देना और उनको चिन्ह आवंटित करना। तो कभी कभी क्या होता है, चिन्ह और जो मान्यता होता है, चिन्ह को लेकर कभी कभी विवाद होता है कि हमको ये चिन्ह चाहिए हो, तो उन विवादों को निपटारा करने के लिए वहाँ पे वो न्यायाधीश की तरह ही काम करता है, जो आपका
न्यायालय है, न्यायालय के समान ही काम करता है। तो वहाँ पे उसकी जो शक्तियाँ हो जाती है वो अर्ध न्यायिक हो जाती है। मतलब दोनों में अगर विवाद हो गया दो दलों में, तो उनको भी उनके बारे में जो समाधान करेगा वो कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। अगला है दलों को मान्यता प्रदान करना एवं चुनाव चिन्हों पे विवाद के लिए समाधान करना। यहाँ पे वो न्यायाधीश की तरह ही कार्य करता है। निर्वाचन संबंध विवाद के लिए जांच के लिए अधिकारी को की क्या करना? नियुक्ति करना। अगर निर्वाचन में कोई विवाद हो गया, निर्वाचन जब हो रहा है उसमें कोई विवाद हो गया, तो उसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? अधिकारी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग ही करेगा। इसके बाद आचार संहिता भी लागू करता है, पहले ही बात कर चुके हैं। रेडियो और टीवी पे कैसे कार्यक्रम दिया जाए, रेडियो और टीवी पे कब तक कार्यक्रम देना है, कब प्रसारित करना है, कब बंद कर देना है, 24 घंटा पहले बंद करना है या क्या करना है, वो सब जो भी निर्धारण करना है वो कौन करेगा? ये निर्वाचन आयोग करेगा। फिर इसके बाद है कार्यक्रम की जो सूची, सूची का मतलब वही आ गया कि सूची तैयार कर देगा कि भाई आप इस टाइम ही ये सब कार्यक्रम आप टीवी पे प्रसारित कर सकते हैं, इस डेट के अंदर ही, इस डेट के बाद और इस डेट के अंदर नहीं। मतलब 24 घंटा पहले क्या होता है, कुछ बंद कर दिया जाता है। आप चुनाव में क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो वो बंद कर दिया जाता है। और आता है अगला सलाहकारी के तौर पे। देखिए अब जो सलाहकारी के तौर पे आ रहे हैं वो क्या कर सकता है? संसद के सदस्यों से अगर संबंधित कोई संसद है, जो संसद होते हैं उनके संबंधित कोई भी हटता है मतलब, तो उस चीज को क्या करेगा? अवगत कराएगा। किससे? मतलब राष्ट्रपति को अवगत कराएगा, राष्ट्रपति से उस बारे में सलाह लेगा। और ठीक है, या विधान परिषद का जो स्टेट लेवल पे होता है, अगर उसके संबंधित कोई विवाद है, निहरता से संबंधित कोई चीज मामले हैं, तो उनको क्या है? अवगत किससे कराएगा? तो वो वहाँ पे राज्यपाल, अगर राज्य से रहेगा तो राज्यपाल, और अगर केंद्र से रहेगा तो राष्ट्रपति को क्या कराएगा? अवगत कराएगा कि इनका ये चीज अच्छा नहीं है या जो भी है उससे क्या कराना है? अवगत कराना है। फिर क्या है? रिंगिंग, ये नया चीज है, इस पे आप ध्यान दे लेंगे। ये रिंगिंग जो है ये नया चीज है, तो इस पे आप ध्यान देंगे रिंगिंग पे। रिंगिंग मतदान केंद्रों में कभी कभी लूट होता है। ये यूपी बिहार में आपको ज़्यादा, पहले तो यूपी बिहार बहुत प्रसिद्ध था लेकिन अब कुछ कम हो गया है। तो ये क्या है? मतदान केंद्र लूटना जो होता था उसमें, और इसके बाद हिंसा और अन्य अनियमितताओं के आधार पे अगर कुछ होता है तो उसको जो रद्द करवाने की शक्ति है वो भी निर्वाचन आयोग को है। फिर कर्मचारी, जो कर्मचारी होते हैं, मान लीजिए हम चुनाव करा रहा है तो अकेले तो भाई 3 सदस्य हैं, तो तीनों सदस्य तो नहीं करवा देंगे चुनाव, उनके लिए और लोगों की जरूरत होती है ना। ऐसा नहीं कि वो होता है, उनके लिए उप निर्वाचन अधिकारी भी होता है, वो भी होता है। जैसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है तो उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसकी सहायता करने के लिए। फिर इसके बाद और होते हैं जो सचिव होते हैं, इस तरह नीचे नीचे जाते जिला स्तर पे भी होते हैं। जो जिला स्तर का कार्यभार जो देखता है वो पूरा का पूरा जो जिला का जो डीएम होता है वही देखता है। वो वहाँ का क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पे काम करता है, मतलब जिला का मालिक रहेगा। जो जिला हो गया वहाँ का वो करता धरता रहेगा, उसी के देख रेख में संदिग्ध में हर कार्यक्रम पूरे जिले भर का चुनाव से संबंधित होता है। तो ये चीजें हैं। अगर मान लीजिए कर्मचारी जो है, कर्मचारियों की जब आवश्यकता होगी चुनाव कराने के लिए, तब क्या करेगा? वो राष्ट्रपति से और इसके बाद राज्यपाल से, अगर केंद्र सरकार की जैसे संसद की है तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति से, और राज्य सरकारों में जब होती है तो वो क्या करेगा कि राज्यपाल से आग्रह कर सकता है कि कर्मचारी हमको दिए जाएं। इसीलिए आप देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो उस समय किसी को भी लगा सकता है, पूरे किसी स्टाफ में जो भी सरकारी है, जैसे टीचर हो गए और किसी क्लर्क हैं और कुछ भी हैं, लेखपाल हो गए, तो इनका क्या होता है कि मतलब वो चुनाव में ड्यूटी लगा दिया जाता है पूरे के पूरे, और साधन जो होते हैं उनको भी लगा दिया जाता है। तो इसलिए उस समय उसको इतना पावर दे दिया जाता है कि वो हर चीज अपने आप करने के लिए सक्षम होता है। चुनावी तंत्र, जैसे चुनाव जब हो रहा है तो उस पूरे पर्यवेक्षक, मतलब उसके निगरानी में ही होता है। जो भी चुनाव होगा
क्या होगा, उसके निगरानी में हो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, पूरा अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, इसीलिए वो पूरे निगरानी में होता है। तो ये वहाँ पे एक पर्यवेक्षक के तौर पे काम करता है, मतलब उसी के देख रेख में होता है, ये उसकी शक्ति और कार्य है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन, कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टेट में राष्ट्रपति शक्ति लगा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, राष्ट्रपति शक्ति लगा है तो भाई 1 वर्ष के बाद चुनाव तो कराना है, तो उसलिए वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि हाँ चुनाव होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, या राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाया जाए। तो वो उस हिसाब से वो क्या करता है, याद दिलाता है, उनसे सलाह करता है, सलाह मशवरा करता है। फिर इसका क्या होता है, कोई भी दल हो गया, जब चुनाव होता है तो कुछ दल को वोट मिलते हैं, जब भी वोट मिलते हैं तो कुछ उसका परसेंटेज होता है। हर दलों को परसेंटेज के आधार पे ही उसको कभी कभी स्टेट लेवल का दल माना, राजकीय दल माना जाता है, तो कभी कभी उसको क्या होता है, केंद्रीय का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय दर्जा दे दिया जाता है, या नहीं राष्ट्रीय नहीं दिया जाएगा तो राज्य का मतलब छोटा दल बनकर रह जाता है। तो इसलिए अभी तक तो 7 हैं, जिसमें कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, भाजपा हो गई, और इसके बाद बहुजन है, फिर वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो हो गई, एक साउथ की है वहाँ की है पार्टी। तो इस तरह है जो मतलब कि इनको क्या है, राष्ट्रीय दलों का दर्जा मिला हुआ है। तो दोस्तों ये जो चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग, इसका पूरा व्यू यही था कि ये क्या इस समय भारत के हिसाब से जो चुनाव हो रहे हैं इनमें इनकी प्रासंगिकता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का इस समय प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चुनाव आयोग को और शक्तियाँ मिलनी चाहिए कि जिससे कि ये जो वोट खरीदने का जो काम चल रहा है या पोलिंग बूथ पे जो दबंगई चलती है उसको समाप्त करने के लिए और इसको पावर मिले तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके कार्य और शक्तियों के अनुसार अगर हम देखें तो निर्वाचन आयोग का इस समय इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता बनी हुई है, और आने वाले समय में भी क्या है, ये प्रासंगिकता रहेगी। जब तक भारत लोकतंत्र है, ये भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ तो लोकतंत्र है, तो निर्वाचन आयोग है या निर्वाचक आयोग है या चुनाव आयोग है, इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्यों कि इसके बिना हम मतलब इसके बिना हम निष्पक्ष चुनाव या स्वतंत्र चुनाव की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि चुनाव आयोग क्या वास्तव में निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम है, तब हम उसका आंसर 2 तरीके से लिखेंगे। पहला हाँ, और कुछ जगह लिखेंगे ना। मतलब कि चुनाव आयोग अपने देख रेख में पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है और होता भी है, परंतु कहीं कहीं कुछ ऐसे अवांछित तत्व आ जाते हैं जिनके वजह से वहाँ का चुनाव क्या होता है, निष्पक्ष नहीं हो पाता है। जैसे कुछ गुंडे हैं, बदमाश हैं, इन लोगों को। तो इसमें एक चुनाव आयोग को ये भी शक्ति देना चाहिए कि जिनकी मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर उन पे बहुत सी धाराएं लगी है तो ऐसे लोगों को रोकना भी एक काम हो जाए कि हाँ भाई ऐसे मामले चल रहे हैं तो उनको भी चुनाव में मतलब पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, ऐसा कुछ नियम बनना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। अभी तक ये है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं, भले हमारे पे कितने भी अपराध चल रहे हो, हम जेल में हैं, तब भी हम क्या है, चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत से लोग रहते हैं जेल में लेकिन चुनाव लड़ जाते हैं और जीत जाते हैं। जीतने के बाद क्या होता है कि उनकी जितनी भी सजाएं हैं या जितने भी कुकर्म किए हैं वो सब माफ़ हो जाता है। तो इस प्रकार अगर दोस्तों ये निर्वाचन आयोग नहीं रहेगा तो हमें चुनाव जो होता है चुनाव में और धांधली होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो में हम यही बात को समाप्त करते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो कोशिश किया जा रहा है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग हमको थोड़ा और सपोर्ट करें जिससे कि हम और मोटिवेट होकर अच्छी से अच्छा जो कंटेंट है वो लाने का कोशिश करें। हमारा ये प्रयास है कि हम आप लोगों को जो भी तथ्य दें, भले थोड़ा सा कम रहे लेकिन वो प्रमाणिक होगा, उसमें त्रुटियां कम पाई जाएगी। हाँ, लेकिन इंसान है, कभी कभी क्या होगी, त्रुटियां हो जाएगी, तो इसलिए उसको थोड़ा
बताते रहिए कमेंट में कि कहाँ पे गलतियाँ हुई है, हम उसको पूरी तरीके से सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।